दौड़ते हुए अपने घर पर आया और अपनी पत्नी शर्मीली से बोला, बहुत देर से मेरा कुछ करने का मन कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का मन कर रहा है। अरे अपने मुंह से क्या नाप शनाप निकाले जा रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? शर्मीली, जब घर में अनाज ज्यादा हो जाता है तब अपने घर में रात के समय गेहूं के ऊपर कौन कूदते हुए नजर आते हैं? इतनी सी बात को इतना लंबा चौड़ा करके क्यों बोल रहे हो आप? अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा शर्मीली, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। वाह, वैसे तो तुम सब कुछ भूल जाते हो। आज तुम मेरा नाम भी नहीं भूले, और तो और हमेशा की तरह तुम खाना भी नहीं भूले। जल्दी से मेरे लिए एक थाली भोजन की लगाओ। घर में कुछ नहीं है, काम काज तो तुम करते नहीं हो। जाओ बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आओ, खाना तभी बनेगा। मैं दूसरों के घर पर काम करते करते अब थक चुकी हूँ। और सुनो, अब इस घर में तभी घुसना जब जेब में तुम्हारे पैसा हो। इतना बोलकर शर्मीली ने धक्के देकर पुट्ठा को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया। बाहर जाकर पुट्ठा क्रोधित होकर अपने घर की ओर देखकर बोला, ये कजरी भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अब मैं इस घर में अडानी या अंबानी बनकर ही लौटूंगा। हाँ। तभी पुट्ठा गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, मैं तो ये भी भूल गया कि ये अडानी अंबानी कौन है भाई। पहले मैं पता करता हूँ कि आखिर ये है कौन। पुट्ठा एक बस के अंदर सवार हो गया। बस चलने के बाद कंडक्टर पुट्ठा के पास आकर बोला, हाँ जी, कहाँ जाना है आपको? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैं तो खेत में बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि जैसे खेत अपने आप चलने लगा हो। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, हैं? तू खेत में नहीं, तू बस में बैठा है। अब जल्दी बता कहाँ जाना है? अरे कंडक्टर साहब, जहाँ इस बस का आखिरी स्टॉपेज हो वहाँ इस भुलक्कड़ को छोड़ देना। क्या मतलब? अरे ये मेरे गांव का पुट्ठा है, भुलक्कड़ नंबर 1। ये कभी कभी तो अपनी पत्नी को अपनी माँ समझ लेता है और कभी कभी पुलिस वालों को चोर समझ लेता है। अगर आप इससे ज्यादा उलझोगे तो ये पता नहीं आपको क्या समझ बैठे। उस व्यक्ति की बात सुनकर कंडक्टर डर गया और चुपचाप चला गया। कुछ घंटे बाद बस कासगंज में आकर रुक गई। जाओ भाई, अब शाम होने वाली है। खेत में जंगली जानवर घुस आते हैं। इससे पहले कुछ जंगली जानवर तुम्हें काट खाएं, तुम घर चले जाओ। पुट्ठा बस से नीचे उतर गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ी, जहाँ पर गबरू उदास बैठा था। पुट्ठा सीधा गबरू के पास चला गया। मुझे तुमसे एक सवाल करना है भाई। अबे कौन है बे तू? पुट्ठा याद करते हुए बोला, ये तो मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? अबे मुझे क्या पता कौन है बे तू, हैं? अबे चल ठीक है, ये बता क्या पूछना चाहता, चल। हाँ, मुझे याद आ गया। दरअसल मेरी दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने फैसला किया है कि मैं अडानी और अंबानी बनकर ही घर लौटूंगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि आखिर अडानी और अंबानी हैं कौन। गबरू पुट्ठा को गौर से देखते हुए बोला, अबे ओ, तू ना मुझे कोई एक नंबर का मूर्ख मालूम पड़ता है, समझा? लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं भी दिन भर अडानी और अंबानी बनने के सपने देखता रहता हूँ। चल जाए भी चल, एक ना एक दिन हम दोनों जरूर अडानी और अंबानी बनेंगे, समझा? भाई अगर चाय पिला रहे हो तो एक बिस्किट भी खिला देना, भूख लग रही है। तभी गबरू की नजर मुखिया और झुमरी पर पड़ी। गबरू दौड़ता हुआ उन दोनों के पास जाकर बोला, मुखिया जी, आज तो झुमरी नए कपड़े पहने हुई है। क्या कोई त्योहार वगैरह है क्या? है गबरू, मेरी बेटी नए कपड़े पहने या पुराने कपड़े पहने, तुम्हें इससे क्या है? तुम तो वैसे भी बेरोजगार हो और ऊपर से नाटे भी हैं। तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? पिताजी, आपके दुबई के दोस्त शेख कल आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं ना? अगर वो इन घटिया लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर मुखिया क्रोधित होकर गबरू से बोला, देखो गबरू, सारे कासगंज में सिर्फ तुम ही आवारा किस्म के हो। मेरा दुबई का दोस्त कुछ दिनों के लिए इस गांव में आने वाला है और वो मेरे घर पर ही ठहरेगा। तो याद रखना, तुम और तुम्हारी चांडाल चौकड़ी
इस गांव में नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? इतना बोलकर मुखिया झुमरी के साथ वहाँ से चला गया और गबरू दोबारा चाय की दुकान पर बैठ गया। मुझे विश्वास था शर्मीली कि तुम मान जाओगी। आखिरकार तुमने मुझे चाय के साथ साथ बिस्किट भी खिलाई दिया। अब मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे मेरा कमरा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है कमरा मेरा? अबे बुलक्कड़, अबे बुलक्कड़ के साथ साथ क्या पागल भी है क्या तू? अबे कौन शर्मीली बे? तू किसकी बात कर रहा है बे? गबरू की बात सुनकर पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा गबरू के गाल पर जड़ दिया। तुम अपने पति से बात करने की तमीज भूल गई हो शर्मीली। अबे क्या पागल है क्या बे? हैं? एक तो तुझे मुफ्त की चाय पिलाई, बिस्कुट भी खिलाया, पैसे देने के बजाय मेरे गाल पर थप्पड़ मार रहा है। अबे चल भाग यहाँ से। ये सुनकर पुट्ठा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुट्ठा ने एक ही हाथ से गबरू को उठा लिया। अरे इस मुस्टंडे के अंदर तो बहुत ताकत है। अगर इसने दूसरा चाटा गाल पर जड़ दिया तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तभी गबरू के दिमाग में एक विचार आया। गबरू अपने मन में बोला, देखने में तो ये हट्टा कट्टा लग रहा है, ताकतवर भी लग रहा है, इससे कई काम लिए जा सकते हैं। हाँ, झुमरी बता रही थी कि कल दुबई का शेख मुखिया जी के घर पर रुकने वाला है। क्यों ना मैं दुबई के शेख को पटा लूं, शायद वो मुझे कुछ पैसे दे दे कारोबार के लिए। उनसे बोल दूंगा कि ये मेरा नौकर है। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे नीचे उतार दो और इस झगड़े को खत्म करो। गबरू पुट्ठा को अपने घर पर लेकर आ गया। पुट्ठा जाते ही घोड़े बेचकर चारपाई पर सो गया। पता नहीं पागल लोगों में कितनी ताकत होती है? अगले दिन पुट्ठा जब सोकर उठा तो वो सही था। अरे भाई, दोपहर के 11 बज रहे हैं, चलना नहीं है क्या? कहाँ? अंबानी बनने के लिए। अरे अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का बे। गबरू पुट्ठा को लेकर सीधे मुखिया के घर पर चला गया, जहाँ पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति शेख जैसे कपड़े पहने हुए था। मुखिया गबरू को देखकर चौंकते हुए बोला, अरे ओ गबरू, तुमसे मैंने कल मना किया था यहाँ आने के लिए, है? उसके बावजूद भी तुम यहाँ आ गए, और साथ में ये किस निठल्ले को लेकर आए हो तुम्हें? ये कोई निठल्ला नहीं है मुखिया जी, समझे? मेरा नौकर है, नौकर। नौकर? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो खुद दूसरों की नौकरी करते फिरते हो। बकवास मत करो मुखिया, मैं शेख साहब से कुछ बातें करने के लिए आया, समझे? तभी दुबई का शेख मुखिया की ओर देखकर बोला, ओए ओए, तुम्हारे कंट्री में लोग इतना छोटा होते और कुछ लोग इतना लंबा चौड़ा होती। ये तो गजब का कंट्री मालूम पड़ती। ओए ओए। मुखिया के बोलने से पहले ही गबरू हंसता हुआ शेख के पास आकर बोला, शेख साहब, हमारे कंट्री में जिन लोगों का कद छोटा होती उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज होती। ओए, फिर तो हमको मजा आ जाती। हम ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती और यहाँ से सैकड़ों रुपए कमा के अपनी कंट्री ले जाना चाहती। अरे शेख साहब, काहे को तुम इनकी बातों में आती है? ये तुम्हें बर्बाद करके भाग जाती। नहीं नहीं मुखिया, हम बहुत बड़ा दुबई में व्यापारी होती। इस नाटे को देखकर ही हम बेचैन गई कि इसमें गजब की बुद्धि होती। हम कुछ देर इसके साथ बाहर होकर आती, तब तक तुम हमारे लिए खाना बनाती। शेख गबरू और पुट्ठा के साथ बाहर निकल गया। गबरू दुबई के शेख को चाय की दुकान पर लेकर आ गया और चाय के दुकानदार से बोला, हमारे दोस्त दुबई के शेख के लिए मलाई वाली जल्दी से चाय तैयार करती। दुकानदार ने शेख को मलाई वाली चाय पकड़ा दी। ओए ओए, इस चाय का स्वाद तो बहुत अलग मालूम पड़ती। अब हम तुमको जल्दी से बताती कि हम किस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करती। ओए ओए, इससे हमको बहुत सारा मुनाफा होती। मेरे दिमाग में एक योजना आती शेख साहब, ये इंडिया होती और यहाँ पर खाने में छोले भटूरे बहुत पसंद करी जाती। आप मुझे इतना पैसा देती कि मैं छोले भटूरे की दुकान खोलती और शाम को आपको पैसों की गड्डी पकड़ाती। गबरू की
बात सुनकर दुबई के शेख ने तुरंत एक नोटों की गड्डी गबरू को पकड़ाते हुए कहा, ओए ओए, तुम कली दुकान खोलती और छोले भटूरे बेचकर हमको प्रॉफिट पकड़ाती। पैसे देखकर गबरू खुश हो गया। अगले दिन गबरू छोले भटूरे की दुकान खोलकर बैठ गया। तभी वहाँ पर दुबई का शेख आ गया। ओए ओए, तुम तो मालिक होती और अपने नौकर को बोलती कि वो दुकान संभालती, तब तक तुम हमें कहीं घुमाने ले जाती। गबरू पुट्ठा की ओर देखकर बोला, अबे ओए, एक छोले भटूरे के रेट 100 रुपए याद रखना, समझा? याद रखना, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना। शाम तक मुझे शेख को अच्छा प्रॉफिट देना है ताकि वो एक और दुकान के पैसे मुझे दे दे, समझा? इतना बोलकर गबरू शेख साहब के साथ वहाँ से चला गया। पुट्ठा को कुछ भी समझ नहीं आया था कि गबरू ने कहा क्या था। तभी एक ग्राहक पुट्ठा के पास आकर बोला, लगता है ये नई दुकान है। एक छोला भटूरा कितने का है? पुट्ठा उस ग्राहक को बहुत ही गौर से देखने लगा। अचानक उसने एक जोरदार चांटा उस ग्राहक के गाल पर जड़ दिया। मार क्यों रहा है भाई? एक पति अपनी पत्नी से पैसे लेगा क्या? है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ शर्मीली। लगता है कोई पागल है। अरे भाई, तो मुझे मुफ्त में दे दो। पुट्ठा ने मुस्कुराते हुए उस ग्राहक को छोले भटूरे पकड़ा दिए। शाम तक पुट्ठा ने सारे छोले भटूरे गांव वालों को मुफ्त में बांट दिए कि वो भूल चुका था कि उसे पैसे भी लेने हैं। शाम को गबरू शेख के साथ वहां आकर पुट्ठा से बोला, अबे ओ, कितने की बिक्री हुई? बकरी? तुमने मुझे कब बकरी दी थी? अबे शाम तक तूने कितने छोले भटूरे बेचे? तुमने तो कहा था लोगों को छोले भटूरे खिलाने, तो मैंने सब खिला दिए। अबे इसका मतलब तूने पैसे नहीं लिए क्या है बे? नहीं, क्योंकि जब तुमने मुझे चाय और बिस्कुट मुफ्त में खिलाए थे तो क्या तुमने मुझसे पैसे लिए थे? गबरू सर पकड़कर बैठकर चीखते हुए बोला, अबे मुझे बर्बाद कर दिया। ओए ओए, क्या बात होती? तुम क्यों रोती? हमको हमारा प्रॉफिट का पैसा कब देती? गबरू अपने मन में बोला, अब इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि इसका पैसा इस भुलक्कड़ ने दोनों हाथों से लुटा दिया है। संपत और कपटा काफी देर से गबरू और शेख को देख रहे थे। वो दोनों गबरू के पास आ गए। संपत गबरू के कान में बोला, अबे ओ, तुम एक नंबर के मूर्ख हो गबरू। क्या कहना चाहते हो संपत भाई? अरे एक नई कंपनी आई है, चिट फंड कंपनी। तुम दुबई के शेख का पैसा उसमें इन्वेस्ट करवाओ, 10 दिन के अंदर पैसे डबल। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर मेरी बात का विश्वास नहीं आता तो कप्तान से पूछ लो। संपत भाई कभी झूठ नहीं बोलते गबरू। तुम चाहो तो हम अभी के अभी इसी वक्त तुम्हें उस कंपनी के ऑफिस में ले जा सकते हैं। ओए ओए, ये तुम दोनों चुपके चुपके क्या बातें करती? हमको भी बताओ। ओए शेख साहब, अगर आपके पास एक ऐसी मशीन आ जाए जिससे आपका पैसा डबल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? हमको तुम्हारी कोई भाषा समझ नहीं आती, हमको हमारी भाषा में समझाती। अबे यार, अबे हमारे इंडिया में एक ऐसी कंपनी होती जिसमें तुम जितना रुपया इन्वेस्ट करती वो 10 दिन के अंदर आपको दुगना पैसा प्रॉफिट कमा कर देती। ओए ओए, ये तो बहुत अच्छी बात होती। इस तरह की कंपनी तो सिर्फ इंडिया में ही होती। हम अभी उस कंपनी में बहुत सारा पैसा लगाना चाहती। पैसे की बात सुनकर दुबई का शेख छोले भटूरे की प्रॉफिट की बात भूल ही गया और उसी दिन अपना सारा पैसा गबरू, संपत और कपटा के साथ चिटफंड कंपनी में लगा आया। 10 दिन बाद मुखिया शेख से बोला, शेख साहब, मुझे लगता है कि आपने गबरू के साथ सौदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे तुम उस नाटे को नहीं जानती, उसकी बुद्धि कितनी तेज होती। अभी कुछ देर बाद हम बहुत सारा पैसा यहाँ लाती और उसमें से कुछ पैसा तुमको देती ताकि तुम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराती। इतना बोलकर शेख सीधे गबरू के पास चला गया। चलो चलती, आज 10वां दिन है, हमको हमारा डबल प्रॉफिट का पैसा मांगती। गबरू शेख साहब को इस चिटफंड कंपनी के ऑफिस में ले गया, मगर ताला लगा देखकर गबरू को चक्कर आते हुए महसूस हुए। ओए ओए, क्या होती? तुम अपना सर पकड़ कर क्यों बैठती? नथनिया, मुझे याद आ गया कि मैं कहाँ रहता हूँ। मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है।
अबे वो मुंह बंद कर, मेरा नाम नथनिया नहीं है, गबरू है, समझा? लेकिन मुझे मेरी नानी याद आ गई। मुझे तो लगता है कि संपत और कप्तान ने मुझे चूना लगा दिया। तभी गबरू के कानों में इंस्पेक्टर की आवाज टकराई। अरे तन्ने बिल्कुल सही कहा रे नाट्य गबरू, ये संपत और कप्ता जो है पिछले 10 दिनों से फरार हैं। न जाने कितने लोगों के पैसे लेकर कोई चिटफंड कंपनी नाम की फ्रॉड कंपनी खोली थी उन्होंने। यह आवाज सुनकर दुबई के शेख को चक्कर आते हुए से महसूस होने लगे। ओए ओए, हम तो बर्बाद हो गए। अब हम क्या करती? हमारे पास तो हमारा कंट्री में जाने का किराया तक नहीं बचती। अरे क्यों रे? अरे तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझती है भाई। तभी वहाँ पर शर्मीली आ गई। सत्यानाश जाए तुम्हारा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। वो तो भलाओ हमारे गांव के उस व्यक्ति का जिसने बताया कि बस ने तुम्हें कासगंज में उतार दिया था। पिछले 2 दिनों से तलाश रही हूँ तुम्हें। अरे ये भुलक्कड़ निठल्ला तुम्हारा पति है, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ना ये मुफ्त में छोले भटूरे बांटता और ना मैं संपत और कप्ता की बातों में आता। अबे 1.5 फुटिए, ज्यादा बकबक मत कर, आगे ही दिमाग का दही हो रखा है। चल हट आगे से। शर्मीली अपने पति पुट्ठा को वहाँ से ले गई। शेख रोता हुआ गबरू से बोला, तुम हमको बर्बाद कर देती, अब हम क्या करती? अरे अब जब तक संपत और कप्ता पकड़ा न जाती तब तक तुम अपना पैसा भूल जाती। गबरी, हम तुमको नहीं छोड़ती, हम तुमको मार डालती। इतना बोलकर शेख गबरू के पीछे भागने लगा। और गबरू दौड़ता हुआ गांव के खेत में जाकर छुप गया।